नमस्कार, आज तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पहुंच रहे हैं दिल्ली और मैं उससे पहले पहुंच गई हूं मॉस्को, और मॉस्को के ही रेड स्क्वायर से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं जहां पर इतिहास हर ईंट में जैसे मौजूद हो। यहां पर है क्रेमलिन, यही है वो जगह जहां से रूस की सरकार चलाते हैं व्लादिमीर पुतिन, और ये उनका घर है। जो पीला वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इतिहास ने इस रेड स्क्वायर पर न जानी कितनी करवटें ली हैं। यहीं पर सेंट बासिल का ये चर्च है जहां पर हजारों लोग पहुंचते हैं, तस्वीरें लेते हैं। ये ऐतिहासिक जगह है। न जाने कितने रूसी राष्ट्रपतियों को यहां पर सत्ता में आते हुए, सत्ता से बाहर जाते हुए, गोर्बाचेव के ग्लासनोस्ट से पेरेस्ट्रोइका को देखते हुए, येल्सिन के शासन को देखते हुए, व्लादिमीर पुतिन जो कि पिछले 1/4 ऑफ अ सेंचुरी यानी 1/4 सदी से रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। अब देखिए, आज हम यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। इम्तिहान, वो इम्तिहान जो दोस्ती लेती है। भारत और रूस का ये रिश्ता, ये बॉन्ड कई दशकों का है, 70 साल पुराना है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी समझना होगा कि न जाने कितने इम्तिहान आए और उन इम्तिहानों की लिस्ट ही खत्म नहीं होती। और खास तौर पर रूस यूक्रेन की जंग के बाद जब अमेरिका ने एक के बाद एक सैंक्शंस लगा दिए रूस पर, और पश्चिमी देशों ने जिस तरह से रूस की अर्थव्यवस्था की घेराबंदी की, नैतिक रूप से, राजनयिक रूप से अलग थलग किया, और दूसरी तरफ भारत जिस पर यह आरोप लगा दिया ट्रंप सरकार ने कि आप कच्चा तेल खरीद कर आप रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को आप फंड कर रहे हैं, और उसके बाद से जबरदस्त टैरिफ्स भारत पर लगा दिए। लेकिन कहते हैं कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जो टूटने के लिए बनी ही नहीं होती, और शायद इसीलिए भारत और रूस का ये रिश्ता अडिग है, मजबूत है, और उसी दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर 4 और 5 तारीख को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच रहे हैं मॉस्को से, तो ये दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत करने की कड़ी में एक बहुत बड़ा अध्याय माना जा सकता है। किन क्षेत्रों में? एक तो ऊर्जा के क्षेत्र में, क्योंकि युद्ध के बाद भी अपनी स्थिरता को देखते हुए हम तेल सस्ते कीमतों पर रूस से खरीदते रहे, और दूसरी तरफ रक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर हो, क्या काम आया? वही S-400 सुदर्शन चक्र जो हमने रूस से खरीदा था, ब्रह्मोस मिसाइलें, Su-30 जिससे हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, और अब देखिए आने वाले वक्त में 5 और S-400 भारत खरीद सकता है ताकि हम आयरन डोम की तरह अपने देश को सरहदों पर सुरक्षित करें एयर डिफेंस सिस्टम से। और ये सारे रक्षा सौदे आज भी रूस के सबसे बड़े रक्षा आप समझ सकते हैं खरीदार के तौर पर भारत की अलग पहचान है, और इसीलिए आज पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं। आपको पता है, अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों में पूरा यूरोप, अरब देश, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर विश्व कूटनीति के मंच पर यह सबसे बड़ी बैठक बताई जा रही है। अगर व्लादिमीर पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद किसी देश में पहुंच रहे हैं तो वो चाइना के SCO के बाद भारत है, और इसीलिए सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक नया कैलेंडर भी साथ आ रहा है। क्या मल्टीपोलैरिटी में भारत और रूस ये मिलकर तय कर रहे हैं कि हम पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आएंगे, हम अपने देश के हित में जो हमें रक्षा सौदे करने हैं, जो हमें रिश्ते रखने हैं, व्यापारिक हो, कूटनीतिक हो, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आज चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे खाड़ी देश हो, इन सब ने बहुत कड़ी निगाह बनाई हुई है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस भारत दौरे पर। इसी पर आप हमारी विशेष कवरेज लगातार देखेंगे, लेकिन आइए आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि ये रिश्ता क्यों इतना गाढ़ा है, इस रिश्ते का रंग वक्त के साथ और भी मजबूत और गाढ़ा क्यों हो रहा है, और इस रिश्ते के जरिए भारत नए विश्व स्तर पर कूटनीति के क्षेत्र में अपना दमखम, अपना परचम और आगे कैसे लहरा सकता है। कुछ रिश्ते ना सीजनल होते हैं, मौसमी होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अटूट रहते हैं क्योंकि उनकी जड़ें कई दशकों में बनी होती हैं, और इसीलिए देखिए भारत और रूस का रिश्ता कई स्तर पर इतना गंभीर तरीके से भी जुड़ा हुआ है। अगर ये सिर्फ आम लोगों के मिलने जुलने और खुशियों की बात नहीं है, ये है ऊर्जा के क्षेत्र में। जब भारत के सामने आई कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे विश्व में अगर क्रूड के कीमतों को लेकर, तेल की कीमतों को लेकर एक अस्थिरता पैदा हो रही थी, तो हमने सस्ता तेल जो रूस ने हमें दिया वो हमने खरीदा। हमने अपनी आर्थिक शक्ति को, अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया, ढहने नहीं दिया, क्योंकि हम
रूस के साथ ऊर्जा व्यापार करते रहे, तेल खरीदते रहे। वहीं अगर आप रक्षा के क्षेत्र में देखिए, इस दोस्ती की कीमत को समझिए। ये दोस्ती क्या कहती है? हमने ये तय किया कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान को हमने करारा जवाब दिया था, किससे दिया था? S-400 सुदर्शन चक्र किससे खरीदा है हमने? रूस से। और ऐसे में चाहे वो Su-57E हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे Su-30 हो, जिससे ये ब्रह्मोस हमने पाकिस्तान पर गिराए, भारत को निर्णायक जीत मिली ऑपरेशन सिंदूर में। ये तमाम रक्षा सौदे, हमारी रक्षा मजबूती रूस और भारत के इस रिश्ते से आती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज आप एक अनूठा विश्लेषण देख रहे हैं भारत और रूस के रिश्तों का। इसीलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस विश्लेषण में कहानी भी है, रोमांच भी है, किरदार भी है, ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, इतिहास भी है, रक्षा सौदे भी हैं, ऊर्जा के सौदे भी हैं, और ये आपके लिए एक अनूठा मौका है। ये है भारत और रूस का ये रिश्ता नाता। ये तस्वीरें साल 2021 की हैं, जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछली बार भारत के दौरे पर आए थे। उस वक्त भी पूरी दुनिया में S-400 की चर्चा हो रही थी, जिसे पहली बार रशिया ने भारत को सौंपा था। और इस बार भी जब राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं, तब भी पूरी दुनिया में S-400 की चर्चा हो रही है। और कारण ये है कि भारत ने रशिया से 5 और नए S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। भारत में S-400 को सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के उस सुदर्शन चक्र से प्रेरित है, जिसे वो अपनी छोटी उंगली पर धारण करते थे, और इसे सभी दिव्य शस्त्रों में सबसे खतरनाक माना जाता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाकर अलग अलग मिसाइलें और ड्रोन दागे, तब इन सभी हमलों को हमारे सुदर्शन चक्र ने ही नाकाम किया था। उस वक्त पाकिस्तान की मीडिया में दिन रात हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम की बातें होती थी, और पाकिस्तान के लोग ये पूछते थे कि उनकी सेना के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जो S-400 पहले से पाकिस्तान को परेशान कर रहा था, अब वैसे ही 5 और डिफेंस सिस्टम भारत रशिया से खरीदने वाला है, और इस डील की बात राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर होने वाली है। S-400 के अलावा रशिया ने भारत को एक और ऑफर दिया है, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 के बारे में है। रशिया इन लड़ाकू विमानों को भारत में ही विकसित करने के लिए तैयार है, और अगर ये डील हो जाती है तो भारत अपने ही देश में सुखोई 57 को तैयार कर पाएगा, और इन मेड इन इंडिया स्टेल्थ फाइटर जेट से वायुसेना की शक्ति में जबरदस्त विस्तार होगा। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर रक्षा सौदों के साथ कच्चे तेल की खरीद, भारत रशिया के बीच व्यापार और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या भारत दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने खुद अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। तो ऐसा होना संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे देशों की तरह भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है, और भारत को राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, और आज जब मैं रशिया में मॉस्को के इस रेड स्क्वायर पर मौजूद हैं, तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत और रूस के रिश्तों की जड़ें कहां तक हैं। जी हाँ, ये दो ऐसे देश हैं जिनके बारे में कहा जाता है, अंग्रेजी की कहावत है ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब बड़े बड़े इम्तिहान हुए, तो दोस्ती काम आई। और इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्ती इम्तिहान लेने वक्त काम भी आती है, और दोस्ती खुद भी इम्तिहान लेती है। आप देखिए कि रूस यूक्रेन जंग के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इसी के साथ साथ आप देखिए कि ट्रंप ने जो हम रूस से कच्चा तेल खरीद रहे थे, जिसकी वजह से इतने जबरदस्त टैरिफ्स हम पर लगाए, इन सब के बावजूद पहली बार उसके बाद, इन 3 बड़ी घटनाओं के बाद, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तो इस दोस्ती का इम्तिहान भी है,
ये भारत और रूस को तय करना है, और खास तौर पर भारत को, कि हम अन्य कई पश्चिमी देशों की नाराजगी किस हद तक मोल लेने को तैयार है, मोल लेने को। वहीं दूसरी तरफ रूस इस रिश्ते में कितनी जान डालने की या नए सिरे से और क्या कुछ भारत के लिए करने को तैयार है, इन सब का इम्तिहान होने वाला है। लेकिन हाँ, वही साथी है रूस जो हर मुश्किल वक्त पर, हर बड़े मंच पर भारत के साथ अटूट खड़ा रहा है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, कई रिश्ते आए, कई दोस्ती कई सारे ऐसे देशों के साथ हमारे हैं, लेकिन जो रिश्ता भारत और रूस के बीच का है उसका कोई सानी नहीं है। आप सोचिए कि कच्चे तेल की खरीद को लेकर रूस से जो भारत पर जबरदस्त टैरिफ्स लगे, उसकी वजह से एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर थी, एक आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार पश्चिमी देशों के सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आज भी रूस और भारत ये जानते हैं कि ये रिश्ता अडिग है, ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, तो उसी भरोसे का ये आधार बनकर आगे ये रिश्ता जा रहा है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ ऐसी भी दोस्तियां दुनिया में होती हैं दो देशों के बीच में, जिनकी कीमत, जिनकी अहमियत, जिनमें भरोसा, जिसकी ताकत कोई आंक ही नहीं सकता है। उनमें से एक है भारत और रूस का रिश्ता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। वो इस बात का अनुमान लगाने में गलत साबित हुए कि उनके दबाव में मोदी और पुतिन की दोस्ती खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को अलग थलग करने के लिए भारत पर कई तरह के दबाव बनाए। उन्होंने रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत का लगातार विरोध किया, जबकि युद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने ही कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भारत को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इन आरोपों के आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत का टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% भी कर दिया और भारत पर ये आरोप लगाया कि हम यूक्रेन युद्ध में रशिया की आर्थिक मदद कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यही सोचा था कि भारत इस टैरिफ के दबाव में आकर रशिया से अपनी दोस्ती को तोड़ लेगा और राष्ट्रपति पुतिन अलग थलग पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप से ये समझने में चूक हुई कि भारत और रशिया की दोस्ती टैरिफ के पहाड़ से गिराई नहीं जा सकती। ये दोस्ती 7 दशकों से मजबूत हुई है और भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया कि हम वही फैसला लेते हैं जिसमें हमारे राष्ट्रीय हित का भला होता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप इस दावे के साथ सत्ता में आए थे कि वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त करा देंगे, लेकिन अब तक वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने पश्चिमी देशों पर दबाव बनाकर रशिया पर जो प्रतिबंध लगवाए, उनका भी ज्यादा व्यापक असर नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रशिया पर 26,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 6,500 प्रतिबंध अकेले अमेरिका ने लगाए हैं। लेकिन इसके बावजूद रशिया की अर्थव्यवस्था आज 188 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है, जो युद्ध से पहले 150 लाख करोड़ रुपए की थी। रशिया के जीडीपी ग्रोथ रेट में भी ज्यादा फर्क नहीं आया है और ये अब भी अमेरिका के जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा है। 2024-25 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.4% था, जबकि रशिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5% था। रशिया की ये स्थिति तब है जब उसने यूक्रेन युद्ध पर पानी की तरह पैसा बहाया है। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि रशिया 2022 से अब तक इस युद्ध पर 88 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, जबकि रशिया का कहना है कि उसने इस युद्ध पर 26.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इस खर्च और पश्चिमी देशों के हजारों प्रतिबंध के बाद भी रशिया की आर्थिक हालत उतनी खराब नहीं हुई जितना की अनुमान लगाया जा रहा था।
सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो राष्ट्रपति पुतिन किसी दबाव में आए और न ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसी दबाव को भारत पर हावी होने दिया और मुश्किल वक्त में भी भारत और रशिया की दोस्ती कमजोर पड़ने के बजाय मजबूत बनकर उभरी। ये वो वक्त था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ चुका था। आप सोचिए कि कूटनीतिक रूप से बहिष्कार, आर्थिक रूप से घेराबंदी, नैतिक रूप से चारों तरफ से तिरस्कार, इन सब का रूस सामना कर रहा था। और ऐसे घड़ी पर भारत ने यह तय किया कि हम रूस को लेकर सख्त रुख नहीं अपनाएंगे। हम ये तय करेंगे कि भारत के हित में क्या है। अगर हमें रक्षा सौदे करने हैं, अगर हमें तेल के सौदे करने हैं, तो हम वो करेंगे, क्योंकि वो भारत के हित में है। और यही रूस के साथ ऐसे वक्त पर हमारा खड़ा रहना इस तरह से काम आया है कि रिश्ते में एक मजबूती आई। आप सोचिए कि अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिया कि आप जो तेल रूस से खरीद रहे हैं उसकी वजह से यूक्रेन पर ये युद्ध रूस कर रहा है और यूक्रेन को तबाह कर रहा है। इन तमाम आरोपों को झेला, टैरिफ में इजाफा हुआ, लेकिन बावजूद इसके हम रूस के साथ अडिग खड़े रहे। और यही बताता है कि भारत अपने कूटनीतिक फैसले किसी के दबाव में नहीं लेता है, लेकिन हाँ, अगर कोई देश हमारे साथ खड़ा रहता है तो मुश्किल घड़ी में हम भी उसके साथ, मॉरल लेक्चर कोई कितना भी दे, खड़ा रहना जानते हैं। 125 करोड़ भारतीयों को अगर कोई पूछेगा कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मित्र कौन है, तो हर हिंदुस्तानी बच्चा बोलता है कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। और हर संकट की घड़ी में कोई एक देश विदाउट एनी रिजर्वेशन अगर भारत के साथ बना रहा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोस्ती काफी सहज दिखाई देती है। आप साल 2015 का ये वीडियो देखिए, जब राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी की तरह योगा का अभ्यास करके देखेंगे। ऐसे बहुत कम नेता हैं जिनसे मुलाकात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन उन्हें गर्मजोशी से गले लगाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका एक अलग बॉन्ड दिखाई देता है। और ये दोस्ती क्यों मानी जाती है और इसकी केमिस्ट्री को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है, उसे आप इन तस्वीरों से भी समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो राष्ट्रपति पुतिन से अपनी साल 2001 की मुलाकात को कभी नहीं भूलते। उस दौर में नरेंद्र मोदी गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने थे और रशिया के दौरे पर उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी और वो उनके पीछे खड़े थे। और आज आप समय का चक्र देखिए कि इन दोनों नेताओं की दोस्ती पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी हुई है और भारत को राष्ट्रपति पुतिन के दौरे का बेसब्री से इंतजार है। आज तक ब्यूरो। कई देश इस बात को भी समझने में चूक गए कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो सिर्फ किसी कूटनीतिक फायदे की मजबूरी से नहीं है। मतलब ऐसे रिश्ते होते हैं ना जो मजबूत बनते हैं लेकिन वो फायदे की मजबूरियों के बीच में रहते हैं। लेकिन भारत और रूस का रिश्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता हो पुतिन के साथ या फिर इसके पहले जो राष्ट्राध्यक्ष दोनों तरफ से रहे, 7 दशक लगे हैं इस रिश्ते को इतना मजबूत करने में। और ये हमेशा याद रखिए, हम इस वक्त रेड स्क्वायर में मौजूद है ना, मॉस्को में, इधर क्रेमलिन है, यहीं पर पुतिन और उन रहते हैं, उनका पूरा सरकार चलता है। और यहाँ पर ये रेड स्क्वायर मतलब ऐतिहासिक ये जगह है। ना जाने कितने रूसी राष्ट्रपतियों को बनते और टूटते हुए इन जगहों ने देखा है और वो गवाही इसकी देते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतिहास सिर्फ तालियां किसने कितनी बजाए इस पर निर्भर नहीं करता है। इतिहास इस बात से बनता है कि कौन मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा रहा, कौन मुश्किलातों के बीच हड़बड़ाया नहीं और डगमगाया नहीं। इस रिश्ते को समझिए। कहते हैं कि सच्चा दोस्त वही है जो आपकी गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय स्पष्ट रूप से अपना मत रखे। और ये चीज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती में हमेशा दिखाई देती है। जिस वक्त अमेरिका ने भारत पर यूक्रेन युद्ध में रशिया की मदद करने का आरोप लगाया, तब अमेरिका ये भूल गया कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने आमने सामने की मुलाकात में राष्ट्रपति पुतिन से ये कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज का युग युद्ध का है नहीं। और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी
और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। ये दोस्ती कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों नेता आदर के साथ अपने मुद्दों की बात भी करते हैं और अपनी सहमति असहमति को भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इस दोस्ती को राष्ट्रपति ट्रंप इसलिए भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्हें सिर्फ ऐसे नेता पसंद हैं जो उनकी तारीफ करते हों। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है, जिसे आधिकारिक भाषा में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड भी कहा जाता है। और नरेंद्र मोदी हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें रशिया ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और ये दुनिया के सबसे पुराने नागरिक सम्मानों में से एक है, जिसकी शुरुआत साल 1698 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का मूल मंत्र यही है। वो ये है कि दोस्ती सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं निभाई जाती है, बल्कि आम लोगों के हितों को आधार बताकर। और ये हित तय कैसे होते हैं? ये एक देश के आत्मसम्मान से तय होते हैं। और उसी आत्मसम्मान की जब बात आती है तो भारत अपने आत्मसम्मान के साथ किसी के हाथ समेटने से दब नहीं रहा है, और वैसे ही रूस भी अडिग खड़ा है। अगर आप देखिए तो व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति के लिए भारत क्या है? भारत एक ऐसा दोस्त है जो तमाम चुनौतियों के बीच भी साथ खड़ा रहा, जो उस खेमे में नहीं गया, जो रूस को लेकर लगातार विरोधी रहे। और यही बात तय करती है कि दोनों देशों का रिश्ता कैसे आगे बढ़ा है। ये रिश्ता किसी तीसरे देश को मजबूत या कमजोर करने के लिए नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, ये अपने हित के लिए है, ये अपने आत्मसम्मान के लिए है, ये उस पुराने नाते के लिए है जिसके आधार पर दशकों से बनी ये दोस्ती की नींव आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है। और हमेशा याद रखिए कि अगर वो मजबूत नींव इतिहास में है भारत रूस के रिश्तों की, तो जो मौजूदा नेतृत्व है दोनों देशों का, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की दोस्ती, दोनों का तालमेल भी इसमें बहुत बड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लगभग हर देश पर दबाव था कि वो अमेरिका और सोवियत संघ में से किसी एक को चुने। जब विभाजन के बाद पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में गया, तब सबको यही लग रहा था कि भारत भी सोवियत संघ को समर्थन दे सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने गुट निरपेक्ष रहकर नॉन अलाइंड मूवमेंट का समर्थन किया, जिससे सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन नाराज हो गए। साल 1953 में जब स्टालिन की मृत्यु हुई, तब तक भारत और सोवियत संघ के रिश्ते बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे आज हैं। उस दौर में सोवियत संघ ने भारत से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन स्टालिन की मृत्यु के बाद इन रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हुआ। शीत युद्ध के वक्त रक्षा क्षेत्र से लेकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर सोवियत संघ ने बार बार उम्मीद से बढ़कर भारत का साथ दिया। जून 1955 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ के दौरे पर गए, तब भारत के इंडस्ट्री सेक्टर में एक क्रांति आई और इस क्रांति में सोवियत संघ का बड़ा योगदान था। रूस की मदद से ही भारत के भिलाई और बोकारो में सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित हुआ। इसके बाद फरवरी 1957 में संयुक्त राष्ट्र कश्मीर के मुद्दे पर दखल देना चाहता था, जिसके खिलाफ सोवियत संघ ने वीटो का इस्तेमाल करके भारत की मदद की थी। कुल 6 बार सोवियत संघ और रशिया ने भारत के समर्थन में वीटो का इस्तेमाल किया है। 1960 के दशक में जब भारत में BHEL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों की स्थापना हुई, तब इसमें भी सोवियत संघ ने भारत की काफी मदद की। इस वक्त तक भारत को भरोसा हो चुका था कि सोवियत संघ हमारा सच्चा सहयोगी हो सकता है, और इसे सोवियत संघ ने साल 1965 और 1971 के युद्ध में साबित करके भी दिखाया। इनमें भी 1971 के युद्ध में सोवियत संघ के जहाजों ने अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों की घेराबंदी करके भारत की युद्ध में मदद की थी। और भारत जिन हथियारों से इन युद्धों में पाकिस्तान पर हावी साबित हुआ था, वो हथियार भी हमने सोवियत संघ से खरीदे थे। जो मिग सीरीज के लड़ाकू विमान कई सालों तक भारतीय वायुसेना की ताकत बने, वो विमान भारत ने रशिया से ही खरीदे थे। इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष अभियान में भी सोवियत संघ ने बड़ी भूमिका निभाई। साल 1975 में जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया,
तब सोवियत संघ ने ही हमारी मदद की थी और इस सैटेलाइट को रूस में उसके लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष में भेजा गया था और ये लिस्ट बहुत लंबी है। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तब पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के खिलाफ हमें रशिया से ही समर्थन मिला था और 1999 के कारगिल युद्ध में भी रशिया भारत के साथ खड़ा रहा था। और आज जब रशिया यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है तब भारत ने भी पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रशिया से अपने रिश्तों को बरकरार रखा है और हम चीन के बाद रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज जब भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और हम मेड इन इंडिया हथियार बनाना चाहते हैं तब रशिया ही हमारे सबसे ज्यादा काम आ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर ही विकसित किया है, जबकि नई राइफल्स और दूसरे हथियारों के उत्पादन में भी रशिया भारत की मदद कर रहा है। कहते हैं एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 5 दशकों में एक दोस्त को कायम रखना यानी 50 सालों से एक दोस्त को हमेशा अपना दोस्त बनाकर रहना ये मुश्किल बात जरूर है। और यहाँ तो 5 दशकों की भी बात नहीं है, लगभग 7 दशक से भारत और रूस के रिश्ते ऐसे रहे हैं कि अनेकों तूफान आए, अनेकों इम्तिहान आए, अनेकों बार इसका टेस्ट लिया गया, लेकिन ये फ्रेंडशिप टेस्ट हमेशा भारत और रूस के रिश्तों में सफल ही रहा। क्योंकि अगर आप देखिए तो इन दोनों देशों में सिर्फ बात ऐसी नहीं है कि कूटनीतिक फायदे के लिए देखा जाता है, जो लोग हैं उनकी सोच है, जो एक दूसरे को लेकर मुस्कुराहटें चेहरों पर आती हैं, जो एक दूसरे की मदद करने की आपस में लोगों की कोशिश रहती है, उसका कोई सानी नहीं है। और यही वजह है, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक साल में आप 50 दोस्त बना लीजिए, लेकिन 70 सालों से एक दोस्त के साथ वैसी दोस्ती रखना अगर इम्तिहान है तो इम्तिहान में हम पास हैं। आज राष्ट्रपति पुतिन जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचना उनके लिए आसान नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन का जन्म 6 अक्टूबर 1952 को रशिया के लेनिनग्राद में हुआ था, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति पुतिन अपने माता पिता के साथ सेंट पीटर्सबर्ग शहर के शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे और कहा जाता है कि उनकी कम हाइट की वजह से उन्हें स्कूल में बुली किया जाता था। पढ़ाई के दिनों में जब उन्होंने जासूसी से जुड़ी फिल्में देखी तब उन्होंने तय किया कि वो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में भर्ती होंगे। इसके लिए उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और पहली बार साल 1975 में उन्हें सोवियत संघ की तरफ से ईस्ट जर्मनी में तैनात किया गया। उस समय दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी। ईस्टर्न ब्लॉक कहते थे, जिसकी अगुवाई सोवियत संघ के पास थी, और दूसरा धड़ा था वेस्टर्न ब्लॉक, जिसका नेतृत्व अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास था। यानी पहली ही पोस्टिंग में उन्हें एक ऐसे शहर जाकर जासूसी करनी पड़ी जहां खतरा बहुत था। पुतिन काम तो एक ट्रांसलेटर का कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो खुफिया जानकारी भी जुटाने में आगे रहते थे और इससे केजीबी में उनके काम की काफी चर्चा होती थी। पुतिन ने ईस्ट जर्मनी में सोवियत संघ के लिए कई सालों तक पश्चिमी देशों की जासूसी की और इस दौरान वो जर्मन भाषा बोलना भी सीख गए। पुतिन अपने इंटरव्यू में कई बार कह चुके हैं कि वो सबके सामने अंग्रेजी में बात करने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन जर्मन भाषा बोलने में वो माहिर हैं। साल 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब पुतिन इससे बहुत खफा थे। पुतिन नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ का बिखराव हो। उस वक्त पुतिन केजीबी से रिटायर होकर रशिया की राजनीति का हिस्सा बन गए थे। उन्हें रशिया के एक शहर के मेयर का डिप्टी बनाया गया था। ये भी कहा जाता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पुतिन की मुलाकात तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के दामाद से हुई थी और वो पुतिन की कार्यशैली से इतने खुश थे कि वो उन्हें मॉस्को लेकर आए और इसके बाद मॉस्को में पुतिन का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। ये वो दौर था जब बोरिस येल्सिन की लोकप्रियता तेजी से कम हो रही थी और इसके 2 कारण थे। बोरिस येल्सिन के कार्यकाल में रशिया का आर्थिक संकट बढ़ रहा था और रशिया में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर थी। दूसरा कारण ये था कि बोरिस येल्सिन को शराब पीने की लत थी। अब लोग चाहते थे कि रशिया में कोई नया नेता आए और यहीं से पुतिन की कहानी शुरू हुई। चेचनिया ने सोवियत संघ के विघटन के बाद खुद को एक आजाद मुल्क घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बाद चेचनिया ने रशिया को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। चेचनिया के लड़ाकों ने 1999 में मॉस्को में सीरियल बम धमाके किए, जिनमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए
अब यहाँ पुतिन को ये काम सौंपा गया कि वो चेचनिया के लड़ाकों का सफाया करें। पुतिन ने कहा कि चेचनिया का एक भी लड़ाका जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने चेचनिया में अपनी सेना भेजी। सभी जवानों के शरीर पर कैमरे लगाए गए ताकि चेचनिया के लड़ाकों का खात्मा कैमरे पर दिखाई दे और रशिया की जनता ये देखे कि जो मॉस्को पर उंगली उठाएगा उसका हश्र ऐसा होगा। जब पुतिन ने इतनी बहादुरी से चेचनिया के लड़ाकों को खत्म किया तो रशिया की जनता उनके पक्ष में झुक गई और इसी के बाद वो राष्ट्रपति बने और आज तक रशिया का नियंत्रण उन्हीं के पास है। बड़ी बात यह है कि 21वीं सदी की शुरुआत से पहले 31 दिसंबर 1999 को पुतिन रशिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जबकि नरेंद्र मोदी भी इसके कुछ समय बाद साल 2001 में गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री चुने गए थे और उनकी कहानी भी संघर्षों से भरी हुई थी। आज तक ब्यूरो। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का अंदाज दुनिया के तमाम नेताओं से जरा हटके है। वो नेता के साथ एक स्टाइल आइकॉन के साथ स्पोर्ट्स और एडवेंचर को पसंद करने वाले व्यक्ति के अंदाज में नजर आते हैं। व्लादिमीर पुतिन जूडो के काफी ज्यादा शौकीन हैं। कहा जाता है कि जहां इनका जन्म हुआ वहां लड़कों में आपस में मारपीट आम बात थी। ऐसे में पुतिन कमजोर न पड़े इसलिए उन्होंने जूडो सीख लिया और वो जूडो में ब्लैक बेल्ट चैंपियन हैं। उन्होंने जूडो पर कई किताबें भी लिखी और आज भी वो जूडो को गंभीरता से लेते हैं। पुतिन को आइस हॉकी भी काफी पसंद है। साल 2019 में आइस हॉकी खेलते हुए पुतिन ने 8 गोल दागे थे। उन्होंने साइबेरिया में बिना शर्ट घुड़सवारी की, व्हेल पर क्रॉसबो से निशाना साधा। पुतिन को स्विमिंग का भी काफी शौक है। कहा जाता है कि वो हर दिन थोड़ी देर के लिए स्विमिंग जरूर करते हैं, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनकी दिनचर्या में शामिल है। अगर बात प्रधानमंत्री मोदी की करें तो उनका अंदाज भी जरा हटके है। चाहे सैनिकों के साथ दिवाली मनाना हो या टैंक की सवारी करना, जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ एडवेंचर करना हो या कूनो सफारी करना हो, उन्होंने दुनिया में योग की ब्रांडिंग की, युवाओं को फिटनेस चैलेंज दिए। पीएम मोदी एक बार मैन वर्सेस वाइल्ड के स्पेशल एपिसोड में बेयर ग्रिल्स के साथ एडवेंचर करते नजर आए थे। जिस पार्क में इस एपिसोड की शूटिंग हुई थी वहाँ 250 बाघ रहते हैं। उन्होंने 75 साल बाद देश में चीतों की वापसी कराई, जब कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीते भारत लाए गए। इस दौरान पीएम मोदी का सफारी लुक देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने खुद अपने कैमरे से चीतों की कई तस्वीरें भी ली थी। कई बार वो पारंपरिक ढोल बजाते हुए नजर आए। कर्नाटक दौरे पर ही प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया। यहाँ भी उन्होंने अपने जंगल सफारी लुक से लोगों को चौंका दिया। एक बार उन्होंने मेड इन इंडिया टैंक अर्जुन मार्क 1A की सवारी की, जिसमें वो आर्मी लुक में थे। पीएम मोदी की एक और तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो सेना की वर्दी पहने टैंक की सवारी करते नजर आए। कोरोना काल में पीएम मोदी की बढ़ी दाढ़ी, पीएम मोदी का ये अवतार देखकर हर कोई हैरान रह गया। प्रधानमंत्री मोदी को नदी, पहाड़ और बर्फ जैसी जगह खूब पसंद आती हैं। लक्षद्वीप में उन्होंने कई रोमांचक एक्टिविटीज की थी, वहीं सुकून भरा क्वालिटी टाइम भी बिताया था। 2019 में उन्होंने केदारनाथ की गुफा में साधना की थी। उन्होंने कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल पर भी 24 घंटे ध्यान किया था। पीएम मोदी एक जमाने में पैराग्लाइडिंग भी कर चुके हैं, उन्हें तैरना भी आता है। पीएम मोदी ने इस बार अपने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन, साहसिक खेल और वेडिंग डेस्टिनेशन की ब्रांडिंग की, यानी प्रधानमंत्री मोदी खुद सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज तक ब्यूरो। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो नाम के पीछे छुपी सोच से जुड़ी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी आवास और प्रशासनिक भवनों के नाम बदल दिए हैं और संदेश दिया है कि सरकार जनता की सेवा के लिए है। सरकार ने राज्यों में राजभवन के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी बदल दिया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब देश के सभी राज्यों में राजभवन का नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है और अब इन्हें लोक भवन कहा जाएगा। राजभवन राज्यपाल का निवास होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम भी बदल दिया गया है। अब पीएमओ के नए परिसर का नाम सेवा तीर्थ होगा। इससे पहले भी सरकार ऐसे कई नाम बदल चुकी है, जिनके नामों में राजशाही जैसा भाव आता था और सरकार ने संदेश दिया कि ये लोकतंत्र है, यहाँ सब जनता का और जनता की सेवा के लिए है। इससे पहले राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया।
प्रधानमंत्री आवास जो कि 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था, उसे 7 लोक कल्याण मार्ग किया गया। केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन किया गया, जिससे ये भाव रहे कि सेवा, कर्तव्य और जनता सबसे पहले है। आज आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी बताते हैं जिसे सिस्टम ने ठुकरा दिया और समाज ने कभी सामान्य समझा ही नहीं, लेकिन आज उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और लगन से यह साबित कर दिया कि वो अलग नहीं है। बस समस्या सिस्टम और समाज की सोच में है। ये कहानी 25 साल के डॉक्टर गणेश बरैया की है, जिनकी हाइट 3 फीट है और उनके कद को सिस्टम ने मेडिकल ऑफिसर बनने में समस्या माना, लेकिन उन्होंने खुद इसे समस्या नहीं बनने दिया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर अपना अधिकार और नियुक्ति प्राप्त की। हम भी यही कहेंगे कि कद जितना भी हो, सोच और सपने ऊंचे होने चाहिए। ये हैं 25 साल के डॉक्टर गणेश बरैया, जो अब मेडिकल ऑफिसर बन चुके हैं, लेकिन इनका ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। न कमी प्रतिभा में थी, न परिश्रम में। समस्या थी सिस्टम और समाज की सोच में। जिस संघर्ष और समर्पण के दम पर ये आगे बढ़ना चाहते थे, उसे समाज और सिस्टम लंबाई और कद से आंकता था और इन्हें कभी सामान्य समझा ही नहीं गया। लेकिन इन्होंने दुनिया भर की बाधाओं को पार कर सुप्रीम कोर्ट की मदद से डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया। एक किसान के घर जन्मे डॉक्टर गणेश बरैया का कद 3 फीट का है और उनका वजन 20 किलो है। उन्होंने बचपन से ही कद बढ़ने से जुड़ी समस्या रही। उन्हें कितनी ही तकलीफ और तिरस्कार झेलने पड़े। एक रिपोर्ट के अनुसार सर्कस वालों ने उन्हें खरीदने तक का ऑफर दिया था, लेकिन उनके पिता ने तय किया कि उनका बेटा दया पर नहीं बल्कि सम्मान से जिएगा। उन्होंने 2018 में दिव्यांग कोटे से नीट की परीक्षा पास की, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें एडमिशन मिला। यही समस्या उनकी नियुक्ति में आई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें चिकित्सा अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिल गई। अब आपको काशी की धरती पर संपन्न हुई उस ऐतिहासिक साधना के बारे में बताएंगे, जो पिछले 200 वर्षों में देश में कोई नहीं कर पाया और 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने इस साधना को पूर्ण किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और वो इस बात से बेहद खुश है। पिछले 200 वर्षों में देश में जो कोई ना कर पाया, वो 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे ने कर दिखाया और एक साथ लगातार 50 दिनों में 2000 वेद मंत्रों का बिना रुके और पूरी शुद्धता के साथ पाठ किया। महाराष्ट्र के देवव्रत महेश रेखे ने काशी में दंडक्रम पारायण किया। इससे 200 साल पहले नासिक में दंडक्रम पारायण वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने किया था। कम उम्र में इतने कठिन मंत्रों का दंडक्रम पारायण बेहद मुश्किल होता है। माना जाता है कि कोई प्रखर बुद्धि और तेजस्वी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। देवव्रत महेश रेखे की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से तमाम धर्मगुरु अभिभूत हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस उपलब्धि से वो भी बहुत खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि काशी के सांसद के रूप में भी उन्हें इस बात का गर्व है कि ये पवित्र साधना काशी की धरती पर संपन्न हुई और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। 2000 मंत्र शामिल हैं। इसमें कई वैदिक। बरेली में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन जारी है। बरेली के सूफी टोला में एक बारात घर पर बुलडोजर चला। ये बारात घर समाजवादी पार्टी से जुड़े सरफराज वली खां का है। वो आजम खान के करीबी बताए जाते हैं। इससे पहले यहाँ रहने वाले परिवारों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन माहौल खराब ना हो इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बरेली में करीब 2 महीने पहले हुए बवाल के बाद से प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है और अब मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे लोगों को पहले नोटिस दिया जा रहा है और फिर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इस बार मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ खान के 3 बारात घर बरेली विकास प्राधिकरण ने सील कर दिए और 2 प्रतिष्ठानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद प्रशासन के निशाने पर सूफी टोला के 2 बारात घर आ गए, जिनमें एक समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी सरफराज वाली खान का है। दूसरा बारात घर राशिद खान और नसीम का बताया जा रहा है। उन्हें भी प्रशासन पहले ही चेतावनी दे चुका था ताकि वहां से सामान हटा सके। इस बुलडोजर एक्शन को देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई।
किसी तरह का माहौल ना खराब हो, इसके लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। अब आपको पाकिस्तान की वो हरकत दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये देश किस हद तक गिर सकता है। पाकिस्तान ने आपदा से जूझ रहे श्रीलंका में ऐसी घटिया राहत सामग्री भेजी जो एक्सपायर हो चुकी थी। इससे पहले पाकिस्तान ने मदद के नाम पर एक और प्रोपेगेंडा चलाया और कहा कि भारत अपना एयर स्पेस नहीं खोल रहा है जिससे वो श्रीलंका राहत सामग्री भेज सके। इस पर भारत ने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब करते हुए कहा कि उसने सिर्फ 4 घंटे में पाकिस्तान को क्लियरेंस दे दी थी। इस वक्त श्रीलंका बेहद मुश्किल दौर में है। वहां बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 334 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। भारत श्रीलंका की हर तरह से मदद कर रहा है और ऐसे दौर में भी पाकिस्तान अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आया और राहत सामग्री के नाम पर सड़ा गला और एक्सपायरी डेट वाला खाना श्रीलंका भेज दिया। पाकिस्तान ने शेखी बघारने के लिए राहत सामग्री की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और लिखा कि पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा है। लेकिन जब इनको ध्यान से देखा तो पता चला कि यह सामान 2024 में एक्सपायर हो चुका था। पोल खुलने के बाद पाकिस्तान ने यह पोस्ट डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ भी ऐसी हरकत की थी जब तुर्की के भूकंप में मदद के नाम पर वही सामान भेज दिया जो खुद तुर्की ने पाकिस्तान भेजा था। सोचिए, जिस पाकिस्तान में अपने लोगों के लिए आटा दाल की व्यवस्था नहीं हो, वो दूसरों की क्या ही मदद करेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।